हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, व्हाई अर्थ सरफेस इज अनइवन। धरातल असमतल क्यों है? ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस अर्थ इज चेंजिंग इट्स सरफेस कंडीशंस. The earth crust is always dynamic. भूपर्पटी गत्यात्मक है. It moves vertically and horizontal. ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है. The difference in the internal forces making the surface uneven wearing down of relief features is called gradation. धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन या ग्रेडेशन कहते हैं. The endogenic forces always elevate parts of the earth's surface and hence the exogenic processes fail to even out the relief variations of the surface of the earth. बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण और बेसिन तथा निम्न क्षेत्रों गर्तों का भराव, अधिवृद्धि या तलोचन. Variations remain as long as there is differences between endogenic and exogenic forces. The surface of the earth is very sensitive. भूतल बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है. Human being is using the surface intensively and extensively. मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है और इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है. Geomorphic processes. The endogenic and exogenic forces cause physical stress and chemical actions on the earth material and bring the changes in the configuration of the earth surface is called geomorphic processes. धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित और बहिर्जनिक बलों द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे कि भू आकृतिक क्रियाएं या जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कितने प्रकार के होते हैं. एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. एंडोजेनिक फोर्सेस में हमारे पास हैं स्लो मूवमेंट्स एंड सडन मूवमेंट्स. स्लो मूवमेंट्स फिर वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल में इसको डिवाइड करते हैं एपिरोजेनिक और ऑरिजेनिक. एपिरोजेनिक और ऑरिजेनिक यानी कि इसको हम आगे पढ़ेंगे. एपिरोजेनिक का मतलब होता है कि जो पर्वत निर्माण प्रक्रिया हैं और ऑरिजेनिक जो महाद्वीपीय निर्माण की प्रक्रियाएं होती हैं. जो एपिरोजेनिक हैं दे आर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स में होती हैं और ऑरिजेनिक फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन एंड फोर्सेस ऑफ टेंशन, तनाव के द्वारा और दबाव के कारण ये प्रक्रियाएं होती हैं. एक्सोजेनिक फोर्सेस ये तीन तरीके की हैं, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन. वेदरिंग में फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. इरोजन के जो फैक्टर्स हैं दे आर रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड करेंट्स एंड विंड्स. Deposition, again the factors of depositions are the same: running water, groundwater, glaciers, waves and currents and winds. Now first, dystrophism and volcanism. पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता. They are endogenic processes. ये दोनों के ही दोनों अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं. Weathering, mass wasting, erosion and deposition are exogenic processes. बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं. And any exogenic element of nature capable of acquiring and transporting earth materials can be called a geomorphic agent. प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण और परिवहन करने में सक्षम है को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है. They become mobile when there is gradient.
जब प्रकृति के तत्व ढाल प्रवणता के कारण ये गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। द इरोजनल एजेंट्स आर रनिंग वाटर, मूविंग आइस, wind, underground water and waves. A process is force applied on earth materials affecting the same. An agent is mobile medium which remove, transports and deposits earth material. ये एक प्रक्रिया, एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एक गतिशील माध्यम है जो धरातल के पदार्थों को हटाता है, ले जाता है और निक्षेपित करता है। Gravity also causes directional forces activating downslope movements of matter. गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाले दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। Waves and tides are indirect movements of the earth. लहरें और ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। Without gravity and gradient, there is no mobility for erosional agents. As a result, there is no erosion, transportation and deposition on the earth's surface. All the movements on the earth or in the earth are due to gravitation and gradient. So from higher level to lower level and high pressure to low pressure areas. Androgenic process. Androgenic process again it is two types, slow movements and sudden movements. In slow movements again apodogenic and orogenic, or sudden movements are volcanism and earthquakes. Apodogenic are upwards and downwards, and orogenic is forces of compression and due to forces of tensions. Now androgenic processes. The energy generating from within the earth is the main force behind the androgenic dimorphic processes. पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। The energy generated due to radioactivity, रेडियोधर्मी क्रियाएं, रोटेशनल फोर्स, घूर्णन, टाइडल फ्रिक्शन, ज्वारीय घर्षण, प्रीमॉर्डियल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न होती है। This energy due to geothermal gradients and heat flow from within induces dystrophism and volcanism in the lithosphere. Due to variations in geothermal gradients and heat flow from within crustal thickness, strain, action of androgenic forces are not uniform. भूतापीय प्रवणता और अंदर की ऊष्मा प्रवाह, भूपर्पटी की मोटाई और दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते हैं। अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपर्पटी की सतह असमतल होती है। डायस्ट्रोफिज्म, पटल विरूपण. All processes that move, elevate or build up portion of the earth's crust come under dystrophism. सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित, उत्पादित तथा निर्मित करती हैं पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं? ऑरिजेनिक प्रोसेस, माउंटेन बिल्डिंग थ्रू फोल्डिंग. एपोरोजेनिक प्रोसेस, अपलिफ्टिंग लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट. Earthquakes and plate tectonics involve horizontal movements. Now, difference between orogeny and aborigine. Orogeny, crust is severely damaged, and in aborigine simple deformation is there. Orogeny is a mountain building process. ये पर्वतनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है। और एपोरोजेनी इज अ कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन, ये महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया है। इन ऑरिजेनी देर इज अ फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ द माउंटेन्स, एंड इन एपोरोजेनी देर इज अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड मास. इन ऑरिजेनी इट कॉजेज टेंशन एंड कंप्रेशन. इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन और तापक्रम में परिवर्तन होता है, एंड इन एपोरोजेनी ये वर्टिकल फोर्सेस में है. वॉल्केनिज्म,
ज्वालामुखीयता, movement of molten rocks towards the earth's surface and also formation of many intrusive and extrusive volcanic forms. ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर संचलन और अनेक आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है. What is the difference between volcanism and volcanoes? ज्वालामुखीयता और ज्वालामुखी शब्दों में भेद बताइए. Volcanism, it is the process in which volcanoes takes place, and volcanoes, they are landforms formed due to volcanic process. Exogenic processes, बहिर्जनिक प्रक्रियाएं. They derive their energy from atmosphere determined by the prime source, the sun, and also gradients created by the tectonic factors. बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा और अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट ग्रेडियंट टुवर्ड्स डाउनस्लोप डायरेक्शन. गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है और ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है. फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल या स्ट्रेस कहते हैं. स्ट्रेस कैन बी प्रोड्यूस इन अ सोल बॉडी पुशिंग और पुलिंग. ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है. Besides gravitational stress, there is a molecular stress which is caused by temperature change, crystallization and melting. Chemical processes normally lead to loosening of bonds between grains, dissolving of soluble minerals or cementing minerals. The basic reason for weathering, mass movement, erosion and deposition is the development of stress in the earth materials. Since there are different climatic regions, there is variation in the exogenic processes from region to region. क्योंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं. Temperature and precipitation are the two major elements that control various processes. तापक्रम और वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायवीय तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं. All the exogenic processes are covered under a general term that is denudation. जितनी भी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको एक सामान्य शब्दावली के अंतर्गत रखा जा सकता है और वो शब्दावली है अनाच्छादन. अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत. द वर्ड denude means uncover or strip off. Weathering, mass wasting, erosion and transportation are included in denudation. Here you can see a flow chart of denudational processes and their driving forces. अनाच्छादित प्रक्रियाएं और उनके प्रेरक बल. यहाँ आप समझ सकते हैं कि कौन सी प्रक्रियाएं हैं और कौन सी प्रक्रिया किस प्रेरक बल से उत्सर्जित होती है. सबसे पहले हम देखेंगे denudational processes. They are weathering, अपक्षय, mass movements, वृहद संचलन और इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन, अपर्दन और परिवहन. एंड द ड्राइविंग फोर्सेस, gravitation, for weathering there is gravitational, molecular stresses and chemical actions. For mass movements, gravitational force, and for erosion and transportation, kinetic energy. So this chart we observe that for each process there is a driving force called energy on the earth surface. Thermal gradient is caused by latitude, seasons, land and water distribution, angle of earth's inclination. The density of natural vegetation is greatly influenced by the temperature and precipitation helps directly the exogenic process. तापमान और वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं. And the other factors of climatic variations are altitude, angle of slope,
ocean currents, amount of insolation received by the region, wind velocity and direction, direction of the slope, amount and kind of precipitation, relation between precipitation and evaporation, daily range of temperature, freezing and thawing frequency, and depth of frost penetration. These are some factors of climatic variations. Now, the sole driving force behind all the exogenic process is the sun. When climatic factors are common, the intensity of action depends on type and structure of rocks. Structure includes folds, faults, orientation, inclination of beds, presence or absence of joints, bedding planes, hardness, softness of constituent minerals, chemical susceptibility of mineral constituents, the permeability और impermeability. यानी कि एक जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार और संरचना पर निर्भर करती है. संरचना में शामिल होता है वलन, भ्रंश, संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण तल, घटक खनिजों की कठोरता या कोमलता और उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या फिर अपारगम्यता. Different types of rocks offer varying resistance to various geomorphic processes. Particular rock may be resistant to one process and non-resistant to other process. As a result, there is a varied relief over the Earth's surface. The effects of exogenic forces may be small and slow, but in long run, they have greater effects. Finally, the surface of the Earth is operated by different geomorphic processes and at varying rates. Now, weathering. अपक्षय. अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है. अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं. इट इज द एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर ऑन अर्थ मटेरियल्स. Weathering is defined as a mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through the action of various elements of weather and climate. In weathering, there is no motion of material take place, so it is in situ or on-site processes. चूंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, तो ये एक स्वस्थानी या तदस्थन प्रक्रिया है. Factors influencing the weathering and depth of weathering: geological structure, climate, topography, and natural vegetation are the major factors which influence the weathering and depth of weathering. Here you can see a figure in which you can see the different climatic regions and depth of weathering mantles. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिखाया गया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग वनस्पतियाँ, टूंड्रा, टैगा, स्टैपीज, डेजर्ट, सवानाज, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड देन सवानाज अगेन. आप देख सकते हैं टूंड्रा और टैगा में जो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन है इट इज़ वेरी लो, बट इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इट इज़ हाईएस्ट एंड इन सवानाज यहाँ पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से थोड़ा सा कम है. टेम्परेचर इज ऑल्सो हाई इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड इन सवानाज. दैट्स वाई द वेदरिंग इज वेरी लो इन टूंड्रा एंड टैगा, बट इट इज वेरी डीप इन द regions of equatorial forest and in savanna region. Major groups of weathering processes: chemical weathering, physical or mechanical weathering and biological weathering. तो सबसे पहले हम देखेंगे chemical weathering processes, रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाएं. A group of weathering processes with solution, carbonation,
hydration, oxidation, and reduction act on the rocks to decompose, dissolve, or reduce them to a fine clastic state through chemical reactions by oxygen, surface, or soil water, and other acids. Water and air along with heat must be present to speed up all chemical reactions. Over and above the carbon dioxide present in the air, decomposition of plants and animals increases the quantity of carbon dioxide underground. इसमें ऊष्मा के साथ जल और वायु की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों और पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। एंड दीज केमिकल रिएक्शंस ऑन वेरियस मिनरल्स आर वेरी मच सिमिलर टू द केमिकल रिएक्शंस इन लैबोरेटरी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन या फिर घोल या विलयन की। जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्वों के जल या अम्ल को घोल कहते हैं। The water or acid with dissolved content is called solution. So this process involves removal of solids in solution and depends upon solubility of mineral in water or weak acids. When water reacts with any solid, many solids may become solution. Example, sulfates, nitrates, potassium. When rain comes, these solids dissolves into solution without leaving any residue. चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बोनिक एसिड युक्त जल में घुलनशील होते हैं और जल में एक घोल के रूप में प्रवाहित होते हैं। कार्बोनेशन, it is a reaction of carbonate and bicarbonate with minerals such as feldspar and carbonate minerals. कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड सॉइल एयर इज एब्जॉर्ब बाय वाटर टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं और कोई भी अवशेष नहीं छोड़ते। इसी के परिणाम स्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन या फिर जल योजन। जल योजन जल का रासायनिक योग है। इट इज द केमिकल एडिशन ऑफ वाटर। Minerals take a water and expand. This expansion increases the volume of material. Example, calcium sulfate takes water and convert into gypsum. It is unstable than calcium sulfate. It is reversible reaction, and when this process continues for a longer time, the material disintegrate. यह प्रतिक्रिया उत्क्रमणीय और लंबी होती है और इसके सतत पुनरावृत्ति से शैलों में श्रांति हो जाती है। Many clay minerals swell and contract during wetting and drying, and a repetition of this process results in cracking of overlying materials. Salts in pore spaces undergo rapid and repeated hydration and help in physical weathering through exfoliation and granular disintegration. ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड के निर्माण हेतु खनिज और ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीडेशन occurs when there is sufficient water in atmosphere. Example, iron, manganese and sulfur. ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के योग के कारण पैदा हुए व्यवधान से शैलों का टूटना जारी रहता है। And red color of iron become into yellow color when oxidized minerals recapped in the places where there is no oxygen reduction takes place. Example, such conditions occurs below water table waterlogged areas. Red color of iron becomes greenish or bluish gray. Now, physical weathering processes, भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती हैं। These factors influencing the physical weathering like gravitational force, overburden pressure, load and shearing stress. गुरुत्वाकर्षक बल जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव और अपरूपण प्रतिबल।
expansion forces due to temperature changes, crystal growth और animal activity. तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल रवों में वृद्धि और पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल. वाटर प्रेशर कंट्रोल बाय वेटिंग एंड ड्राई साइकिल्स. शुष्कन और आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव. So they are mostly due to thermal expansion and pressure release. The repeated action of these processes cause damage to the rocks. Unloading and expansion. भार विहीनीकरण एवं विस्तारण. Removal of overlying rock load because of continued erosion causes vertical pressure release with the result that the upper layers of the rock expand producing disintegration of rock masses. अनवरत अपरदन के कारण उपरशायी शैलों के भार का अपनयन ऊर्ध्वाधर दबाव के निर्मुक्ति का कारक होता है जिससे शैलों के ऊपरी संस्तर विस्तारित हो जाते हैं. Fractures will develop parallel to the ground surface and in areas of curved ground, surface arced fractures tend to produce massive sheets or exfoliation slabs of rock. Unloading and expansion. Exfoliation sheets result in from expansion due to unloading and pressure release may measure hundreds or even thousands of meters in horizontal extent. बड़े चिकनी गोलाकार गुंबद बन जाते हैं और इन गुंबद को अपशल्कन गुंबद कहते हैं जो इस प्रक्रिया के द्वारा बनता है जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है. टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपेंशन. तापक्रम में परिवर्तन और विस्तारण. Various minerals found in the rocks expand at different rates when temperature increases. शैलों में विद्यमान विभिन्न प्रकार के खनिजों में स्वयं के विस्तारण और संकुचन की अपनी सीमाएं होती हैं. Each one push others. When temperature falls, contraction takes place. Because of diurnal change in temperature, the effect is mostly on superficial layers of the rocks. तापक्रम में दैनिक परिवर्तन के कारण शैलों के छिछले संस्तरों के खनिज कणों में आंतरिक संचलन नियमित रूप से होता है. And the effects of this process is significant in hot deserts and cold deserts. Though it is a small, the continuous process for longer time and larger area, the effect is greater. The effect is greater at the depth of the rocks. Fractures occurs parallel to the surface and due to continuous expansion and contraction, the rock layers become loose and exfoliation take place due to continuous expansion and contraction. Toss. ग्रेनाइट शैलों में इस प्रक्रिया से चिकनी सतह के छोटे से लेकर बड़े गोलाश्मों का निर्माण होता है जिसे टॉर कहते हैं. A large dome-shaped structures are formed due to continuous expansion and contraction, which is called toss, and they are varied in size. हिमकरण, पिघलन एवं तुषार वेंजिंग. फ्रीजिंग, thawing एंड फ्रॉस्ट वेजिंग. शैलों के रंध्रों और दरारों में बार बार हिमकरण और पिघलन के होने से हिम की वृद्धि के कारण तुषार अपक्षय घटित होता है. ड्यू टू रिपीटेड फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग फ्रॉस्ट वेदरिंग अकर्स इन द पोर्स एंड क्रैक्स ऑफ रॉक्स. It is most effective in higher elevations of the mid-latitudes. Glacial areas are subjected to frost wedging daily. जल का तीव्रता से हिमकरण इसके अचानक फैलाव और उच्च दबाव के कारण बनता है और ये फैलाव संधियों, दरारों और छोटी छोटी अंतरकरणीय विभंगों को प्रभावित करे. उन्हें तब तक चौड़ा करता जाता है जब तक कि शैलें टूटकर अलग नहीं हो जाती. Salt weathering, लवण अपक्षय. Salts in the rocks expand due to thermal action, hydration and crystallization. Example, calcium, sodium, magnesium, potassium and barium. High temperature between 30 degrees Celsius to 50 degrees Celsius of surface temperature in deserts favors such salt expansion. सभी लवण विघटन प्रक्रियाओं में लवण क्रिस्टलन सर्वाधिक प्रभावकारी हैं. आर्द्रता और शुष्कन के एकांतर
वाले क्षेत्रों में लवण क्रिस्टल की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशाएं होती हैं। इसमें निकटस्थ कण अलग हो जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सोडियम क्लोराइड और जिप्सम क्रिस्टल अनुप्रस्थ विस्थापित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पूरे अनुप्रस्थ विस्थापित सतह पर दरारें विकसित हो जाती हैं। लवण क्रिस्टल की वृद्धि के साथ खड़िया बड़ी सुगमता से टूट जाती है। विद सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, चॉक ब्रेक्स डाउन मोस्ट रेडिली, followed by limestone, sandstone, chalk, gneiss and granites. Now, biological weathering, जैविक कार्य और अपक्षय। पहले पढ़ेंगे हम जैविक अपक्षय, biological weathering. Biological weathering is contribution to or removal of minerals and ions from the weathering environment and physical changes due to growth or movement of organisms. जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयंस के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। जैविक कार्य बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? burrowing and wedging by organisms, disturbing vegetation, ploughing and cultivating soils by human beings, decaying plant and animal matter. Plant roots exert a tremendous pressure on the earth materials. Spatial effects of weathering. अपक्षय के विशेष प्रभाव, इसका जो विशेष प्रभाव होता है वो है अक्षलकन या एक्सफोलिएशन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है. So flaking off or more or less curved sheets of shells from over rocks or bedrock results in smooth and round surfaces. Exfoliation can occur due to expansion and contraction induced by temperature changes. Exfoliation domes and toes result due to unloading and thermal expansion respectively. अपक्षय का महत्व, significance of weathering. Weathering processes are responsible for breaking down the rocks into smaller fragments and preparing the way for formation of not only regolith and soils but also erosion and mass movements. अपक्षय प्रक्रियाएं शैलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने और न केवल आवरण प्रस्तर और मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु अपर्दन और वृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं. Biomes and biodiversity is basically a result of forests, and forests depend upon the depth of weathering mantles. So erosion cannot be significant if the rocks are not weathered. यदि शैलों का अपक्षय ना हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता. Weathering aids mass wasting. Erosion and reduction of relief and changes in landforms are a consequence of erosion. Weathering of rocks and deposits help in the enrichment and concentration of such invaluable ores of iron, manganese, aluminium, copper, etc. Weathering is an important process in the formation of soil. अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण क्रिया है. एनरिचमेंट, समृद्धिकरण. जब शैलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक और भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं और शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण कर देते हैं. इस प्रकार के अपक्षय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा और आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रक्रमण और शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एनरिचमेंट. इसी को समृद्धिकरण कहते हैं. मास मूवमेंट्स. So these movements transfer the mass of rock debris down the slopes under the direct influence of gravity. बृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें शैलों का वृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है. मास मूवमेंट्स आर वेरी एक्टिव और ओवर वेदर्ड स्लोप्स rather than over unweathered materials. Mass movements are aided by gravity and no geomorphic agent like running water, glaciers,
Wind waves and currents participate in the processes of mass movements. Activating cause precede mass movements. बृहद संचलन की सक्रियता के कई कारक होते हैं, जैसे रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल्स अबोव थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स, ढालों की प्रवणता और ऊंचाई में वृद्धि, पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, सैचुरेशन एंड लुब्रिकेशन ऑफ स्लोप मटेरियल्स, रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम अदर ओवर द ओरिजिनल स्लोप सर्फेसेस, occurrence of earthquakes, explosions or machinery, excessive natural seepage, heavy drawdown of water from lakes, reservoirs and rivers leading to slow outflow of water from under the slopes or river bank. And the last is indiscriminate removal of natural vegetation, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचलन के जो 3 रूप होते हैं वो हैं हीव, फ्लो एंड स्लाइड। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट, वन इज हीव, अदर इज स्लो फ्लो एंड लास्ट इज स्लाइड। अनुप्रस्थ विस्थापन, प्रवाह और स्खलन। यहाँ आप फिगर में भी देख सकते हैं। हीव, व्हाट इज हीव? ये है तुषार वृद्धि या अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन, heaving up of soils due to frost growth and other causes. Then flow and slide are the 3 forms of movement. Types of mass movement. Although there are 2 types of movement, slow and rapid, but here we also study landslide as a third type of mass movement. Okay, so first is slow movement, मंद संचलन, रैपिड मूवमेंट, तीव्र संचलन, लैंडस्लाइड, भूस्खलन। स्लो मूवमेंट्स, स्लो मूवमेंट्स में भी 2 प्रकार का है ये। पहला है क्रीप यानी कि मंद विरूपण और दूसरा है आपका सॉलिडिफिकेशन। इसको सॉलिडिफिकेशन को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इधर देख लेते हैं। इसे हम क्रीप यानी कि जो हमारा मंद विरूपण है, इट कैन अकर ऑन मॉडरेटली स्टीप सॉइल कवर्ड स्लोप्स। मटेरियल्स इन्वॉल्व कैन बी सॉइल और रॉक डेब्रिस। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल इन्वॉल्व सेवरल टाइप्स ऑफ क्रीप लाइक सॉइल क्रीप, टॉलस क्रीप, रॉक ग्लेशियर क्रीप एक्सेट्रा। इसके बाद हम देखेंगे सॉलिडिफिकेशन यानी कि मृदा विरूपण। It involves slow downslope flowing soil mass or fine-grained rock debris saturated or lubricated with water. ये प्रक्रिया उन क्षेत्रों में आम होती है जहाँ परिहिमानीय और आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर गहराई तक हिमकृत मैदान का सतही पिघलाव होता है और वहाँ लंबी लगातार वर्षा होती है। जब ऊपरी भाग सैचुरेटेड हो जाता है तब नीचे वाला भाग जल के लिए अप्रवेश हो तो ऊपरी भागों में ही प्रवाह होता है। ये देखिए स्लो मूवमेंट। स्लो क्रीप कॉजेज डिस्ट्रक्टिव कर्व फॉर्म ऑफ अ ट्री ट्रंक्स ओवर टाइम। रैपिड मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट में भी 3 प्रकार हैं। अर्थ फ्लो यानी कि मृदा प्रवाह, मड फ्लो कीचड़ प्रवाह और है एवलंचेस यानी कि हिमस्खलन। अर्थ फ्लो, movement of water saturated clayey or silty earth materials down low angle terraces or hillsides is known as earth flow. संतृप्त चिकनी मिट्टी या गादी धरातल पदार्थों का निम्न अंशों वाली वेदिकाओं या पहाड़ी ढालों के सहारे निम्नान्मुख संचलन मृदा प्रवाह कहलाता है। मड फ्लो, it occurs frequently on the slopes of erupting or recently erupted volcanoes. Volcanic ash, dust and other fragments turn into mud due to heavy rains and flow down as chunks or streams of mud, causing great destruction to human habitation. वनस्पति आवरण के प्रभाव और भारी वर्षा के कारण अपक्षयित पदार्थों के मोटे संस्तर जल से संतृप्त हो जाते हैं और धीरे धीरे अथवा तीव्रता से निश्चित वाहिकाओं के सहारे नीचे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। एवलंचेस यानी कि हिमस्खलन, इस प्रकार के संचलन में
वनस्पति आवरण युक्त या उससे वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषता है। ये तीव्र ढालों पर संकीर्ण पथ के रूप में घटित होता है। मलबा अवधाव कीचड़ प्रवाह से बहुत तीव्रतर होता है और हिम अवधाव के समान होता है। In Andes Mountains of South America and the Rockies Mountains of North America, there are a few volcanoes which erupted during the last decade, and very devastating mud flows occurred down their slopes during eruption as well as after eruption. Third is landslide, भूस्खलन. These are rapid and perceptible movements. ये तीव्र और अवगम्य संचलन हैं. ड्राई मटेरियल्स आर फाउंड, इनमें अपेक्षता शुष्क पदार्थ पाए जाते हैं. द साइज एंड शेप ऑफ द मटेरियल्स आर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रॉक, डिग्री ऑफ वेदरिंग, स्टीपनेस ऑफ स्लोप. असंलग्न वृत्त का आकार और आकृति शैल में अनिरंतरता की प्रकृति क्षरण का अंश और ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं. टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल लैंडस्लाइड्स. स्लम्प. Slump is slipping of one or several units of rock debris with the backward rotation with respect to the slope over which the movement takes place. ढाल, जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्चिम आवर्तन के साथ शैल मलबा की एक या कई इकाइयों के फिसलन को अवसर्पण या स्लम्प कहते हैं. पृथ्वी के पिंड के पश्चिम आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है. रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रिस विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मास इज नोन एज डेब्रिस स्लाइड. स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक मासेस डाउन बेडिंग जॉइंट और फॉल्ट सरफेसेस कॉल रॉक स्लाइड. किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन या रॉक फॉल कहलाता है. Here is a picture of rock fall. Reasons for landslide along the Himalayas. हमारे देश में हिमालय क्षेत्र में अधिक अक्सर करके लैंडस्लाइड होता रहता है. इसके क्या कारण है? सबसे पहला कारण है कि हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय है. हिमालय इज टेक्टोनिकली एक्टिव and it is made of sedimentary rocks. And Himalayas have steep slopes, heavy rains, and unconsolidated material is found in the Himalayas. Erosion and deposition, अपर्दन और निक्षेपण. Erosion involves acquisition and transportation of rock debris. अपर्दन के अंतर्गत शैलों के मलबे की अवाप्ति और उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है. Abrasion by rock debris carried by geomorphic agents also aids erosion. अपर्दन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, यानी कि भूदृश्य विघर्षित होते हैं. इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है. The lands by erosion relief degrades. The landscape is worked down. Weathering may not be precondition for erosion. Weathering, mass wasting and erosion are degradational processes. It is the erosion which is largely responsible for continuous changes that the earth's surface is undergoing. Erosion and transportation are controlled by kinetic energy. अपर्दन और परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं. विंड, रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर्स आर कंट्रोल बाय क्लाइमेट. धरातल के पदार्थों का अपर्दन और परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी लहरों और धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है. कंपैरिजन ऑफ विंड, रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर. पवन, बहता जल और हिमानी में अगर हम तुलना करते हैं तो विंड इज प्रीडोमिनेंट इन हॉट डेजर्ट्स, रनिंग वाटर इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, ग्लेशियर इज फाउंड ओनली इन हाई लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड. Wind forms sand dunes, running water form valleys and deltas, and glaciers form U-shaped valleys and moraines.
Windwork is mostly found in Sahara and Atacama and Kalahari Desert. Running water formed many formations in Amazon, Nile, Brahmaputra river plains. Glaciers, formation of glaciers we can found in the Greenland and Antarctica. Wind, what is wind? It is air is gas, water is liquid, and glacier is solid. Wind have limited landforms, running water have extensive landforms, and glacier again have limited landforms. Wind with high speed, running water normal speed, and glacier have very slow movement. Erosion. The erosion can be defined as application of the kinetic energy associated with the agent to the surface of the land along which it moves. अपर्दन का अर्थ है गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग जो भू सतह के साथ संचलित कारकों से संबंधित होता है। गतिज ऊर्जा निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² वेयर ke is kinetic energy यानी कि गतिज ऊर्जा, m is mass and v for velocity. डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है. इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन. द इरोजनल एजेंट्स लूज देयर वेलोसिटी एंड हिंस एनर्जी और gentler slopes and the materials carried by them start to settle themselves. In other words, we can say that निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं. डिपोजिशन इज नॉट एक्चुअली द वर्क ऑफ एनी एजेंट. सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण. Soil is the collection of natural bodies on the earth's surface containing living or dead matter and supporting or capable or supporting plants. Soil is a dynamic material. मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं. मृदा अपक्षय अपकर्ष का परिणाम है. इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डिके. इट इज़ आल्सो अ मीडियम ऑफ growth. It is changing and developing body. Biological activity is slowed or stopped if the soil becomes too cold or too dry. Process of soil formation. मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं. Weathering is a basic process for soil formation. मृदा निर्माण या मृदा जनन सबसे ज़्यादा अपक्षय पर निर्भर करता है. द वेदर मटीरियल इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिकम्पोज ड्यू टू बैक्टीरिया, लेचिन्स एंड मॉस. द डेड रिमेन्स इंक्रीजिंग द ह्यूमस ऑफ द सॉइल. माइनर ग्रासेस एंड फर्न्स कैन ग्रो. जीव और पौधों के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं. शुरू में गौण घास और फंस की वृद्धि हो सकती है. बाद में पक्षियों और वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष और झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है. पेडोलॉजी एंड पेडोलॉजिस्ट. पेडोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, whereas pedologist is who is the scientist of the soil formation. Soil forming factors. There are some important factors. Parent material, मूल पदार्थ, topography, स्थलाकृति, climate, जलवायु, जैविक क्रियाएं, biological activity and time, समय. Parent material, मूल पदार्थ. मृदा निर्माण में मूल शैल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है. इट इज़ अ पैसिव कंट्रोल फैक्टर. मूल शैल कोई भी तदस्थानीय या उसी स्थान पर अपशिष्ट शैल मलबा या लाए गए निक्षेप हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन टेक्सचर, स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल. नेचर एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. केमिकल कंपोजिशन, टेक्सचर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट मटीरियल. टोपोग्राफी, स्थलाकृति. इट इज़ ऑल्सो अ पैसिव कंट्रोल फैक्टर. ये भी दूसरा निष्क्रिय नियंत्रित कारक है. स्थलाकृति मूल पदार्थ के आच्छादन अथवा अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है और स्थलाकृति धरातलीय और उपसतही अपवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है. प्लेन्स हैव थिक एंड डार्क कलर्ड सॉइल्स.
In mid latitude, southern slopes exposed to the sunlight and get decomposed more. तीव्र ढालों पर मृदा छिछली और सपाट उच्च क्षेत्रों में ये गहरी और मोटी होती है. क्लाइमेट, जलवायु. जलवायु एक सक्रिय कारक है. क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं मॉइस्चर इन टर्म्स ऑफ द इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, evaporation and humidity, and duration of precipitation, evaporation and humidity. Temperature in terms of seasonal and diurnal variations. In climate, excess of water helps in the downward transportation of soil components through the soil elevation and deposits the same down below elevation. In climates like wet equatorial, rainy areas with high rainfall, not only calcium, sodium, magnesium, potassium, etc., but also a major part of silica is removed from the soil in rainy areas. Removal of silica from the soil is known as desilication. In dry areas, excess of evaporation leads to deposition of salts on the surface of the soil. जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अधिक वाष्पीकरण के कारण मृदा में जो लवण हैं, लवण के निक्षेप रह जाते हैं. So these salt layers are called hard pans in the hot deserts. In tropical climates, under moderate rainfall conditions, calcium carbonate nodules are formed. Temperature acts in two ways. तापमान दो तरीके से कार्य करता है, increasing or reducing chemical and biological activity. Chemical activities increase in higher temperatures, reduce in cooler temperatures, with an exception of carbonation, and stops in freezing conditions. Biological activity. वनस्पति आवरण और जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभ और बाद में भी विद्यमान रहते हैं, मृदा में जैव पदार्थ, नमी धारण की क्षमता और नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं. Dead plants add humus to the soil in humid areas. The bacterial activity is higher than cold areas. With undecomposed organic matter because of low bacterial activities, layers of peat develop in subarctic and tundra climates. In humid tropical and equatorial climates, bacterial growth and action is intense and dead vegetation is rapidly oxidized, leaving very low humus content in the soil. बैक्टीरिया और मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है. और नाइट्रोजन का इस तरीके से उपयोग, इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड फिक्सेस नाइट्रोजन बेनिफिशियल टू द होस्ट प्लांट. पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन ये निर्धारित करता है. चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी सा होता है. इन केस ऑफ अर्थवर्म्स, एज दे फीड ऑन सॉइल, द टेक्सचर एंड केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल दैट कम्स आउट ऑफ देयर बॉडी चेंजेस. एंड द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन इज टाइम, कालावधि. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के प्रचलन में लगने वाले काल की अवधि मृदा की परिपक्वता और उसकी पार्श्विका यानी प्रोफाइल का विकास निर्धारण करती है. A soil becomes mature when all soil forming processes act for a sufficiently long time developing a profile. Soils developing from recently deposited alluvium or glacial till are considered young and they exhibit no horizons or only poorly developed horizons. थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टिल से विकसित मृदाएं यंग मानी जाती हैं, तरुण मानी जाती हैं और उनमें संस्तर का अभाव होता है या कम विकसित संस्तर मिलता है. संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई भी विशिष्ट कालावधि नहीं है. धन्यवाद बच्चों. आशा है कि आपको पाठ समझ में आया होगा.